हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। ये जियोग्राफी PYQ का 4th पार्ट रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया आर करेक्ट। हमें लेटराइट सॉइल के बारे में बताना है। लेटराइट सॉइल लेटर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ना, जो हम घर में ईंट यूज़ करते हैं तो उसमें लेटराइट सॉइल होती है। जिस एरिया में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेसिपिटेशन होगा उस एरिया में क्या होता है, लीचिंग हो जाती है। उस एरिया में पाई जाती है लेटराइट सॉइल। इसके अंदर आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाया जाएगा। इसमें ना इतनी ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर बैक्टीरिया बन जाएंगे और बैक्टीरिया की वजह से जो भी इसके अंदर ह्यूमस होगा उसको वो बैक्टीरिया रिमूव कर देते हैं। तो अब आप खुद मेरे को बताओ, जो ये लेटराइट सॉइल है ये किस एरिया में पाई जाएगी। जहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेसिपिटेशन होगा। हाई प्रेसिपिटेशन या हाई रेनफॉल किस एरिया में होती है, माउंटेन साइड में मिलेगी ये चीज़ें हमें। या हाई प्रेसिपिटेशन हमें वेस्टर्न घाट में मिलती है, उड़ीसा वाले रीजन में मिलती है, साउथ पार्ट ऑफ अरावलीज, केरला, तमिलनाडु, मेघालय, असम, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर ये लेटराइट सॉइल हमें मिलती है, क्योंकि इन एरिया में हाई प्रेसिपिटेशन और हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है। और ये सुटेबल होती है ट्री क्रॉप्स के लिए, लाइक कैश्यू नट्स वगैरह। और इसका रेड कलर होता है। ये कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं होती है। हालांकि अगर हम इसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो इसको हम सुटेबल बना सकते हैं कल्टीवेशन के लिए, बट नॉर्मली इसमें कल्टीवेशन नहीं की जाती है और इसको ब्रिक बनाने में यूज़ किया जाएगा। तो अब इसके ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। दे आर जर्नली रेड इन कलर। यस, अभी बताया मैंने, ये रेड कलर की होती है। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास। नहीं, ये नाइट्रोजन और पोटास नहीं मिलता, इसके अंदर आयरन और एल्युमिनियम मिलेगा। ओके। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी। नहीं, ये भी गलत हो जाता है। वेल डेवलप बोल रहा है एक तो, कि राजस्थान वाले एरिया में हमें ज़्यादा मिलेगी। राजस्थान वाले एरिया में टेम्परेचर हाई होगा लेकिन यहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा नहीं होती है, तो ये हमें लेटराइट सॉइल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो जाता है। नेक्स्ट, टैपियोका एंड कैश्यू नट ग्रोन वेल ऑन दी सॉइल। यस, ये भी ठीक हो जाता है, अभी बताया ना मैंने। तो ये जो ऑप्शन है इसको हम एक इन्फॉर्मेशन की तरह हम लर्न करेंगे कि जो लेटराइट सॉइल है इसके अंदर हम टैपियोका एंड कैश्यू नट ग्रो कर सकते हैं। सेकंड, हमें पता होना चाहिए रेड कलर की होती है, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है और इसके एरियाज पता होना चाहिए। मैंने इन सॉइल से रिगार्डिंग एक चार्ट बनाया हुआ है, मैं अभी वीडियो के ख़त्म होते ही इस चार्ट को अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। आप वहाँ पर देख सकते हो। एक पेज के अंदर मैंने सारी मोस्टली जितनी चीज़ें हो सकती है वो कवर की हुई है उसके अंदर। ठीक है, तो आपको यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी सॉइल को लेकर। इसमें करेक्ट पूछा है तो इसका आंसर होगा 1 और 4 सी। एंड यस, थोड़ा सा आप आवाज़ एडजस्ट कर लेना, अपनी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेना या हेडफोन लगा के सुनना। थोड़ा कोल्ड हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा स्लो आपको महसूस हो सकता है। आगे चलते हैं। नेचुरल गैसेस अकर इन गोंडवाना बेड्स। नहीं, ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है, क्योंकि जो गोंडवाना बेड्स हैं इस एरिया में हमें सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है। अराउंड 98% कोल जो हमें मिलता है वो हमें इस एरिया से मिलेगा। तो यहाँ पर नेचुरल गैस नहीं मिलती है, तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाएगी। मीका अकर्स इन अबंडेंस इन कोडरमा। ये स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल ठीक है और आपको इसको एक इन्फॉर्मेशन की तरह याद करना है कि हमें मीका किस एरिया में पाया जा रहा है, कोडरमा रीजन में पाया जाता है। ये झारखंड में मिलती है। धारवाड़ आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है। जो धारवाड़ सिस्टम है ये रॉक के लिए फेमस होता है। ठीक है, और रॉक के अंदर हमें मिनरल्स मिलेंगे, यहाँ पर पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये चीज़ें याद करनी है इन ऑप्शन से कि जो धारवाड़ सिस्टम है वहाँ पर पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है। दूसरा, आपको ये याद करना है कि जो मीका कौन से एरिया में मिलेगा, कोडरमा वाले एरिया में मिलेगा। एंड दूसरा, आपको ये याद करना है कि जो गोंडवाना बेड है वहाँ पर आपको कोल पाया जाता है, नेचुरल गैसेस वहाँ पर नहीं मिलेगी। देखो अभी ना इस 35th क्वेश्चन में हम एक ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। एक बार पहला ऑप्शन देखो आप, नेचुरल गैस अकर इन द गोंडवाना बेड्स। इसमें नॉर्मली बोल दिया है कि गोंडवाना एरिया में हमें नेचुरल गैसेस मिलती है। अब दूसरे ऑप्शन को देखना ध्यान से, मीका अकर्स इन अबंडेंस इन कोडरमा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड इन अबंडेंस लगाने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर ये डायरेक्ट भी तो बोल सकता था ना कि मीका अकर्स इन कोडरमा। यहाँ से देखो, इन अबंडेंस लगाने से हमें ये तो पता लग गया कि इस एरिया में मीका मिलता है। इस स्टेटमेंट को भी तो पहले की जैसे बना सकता था, नॉर्मली बोल देता मीका अकर्स इन कोडरमा, लेकिन नहीं, इन्होंने इन अबंडेंस लगाया है। तो इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि यहाँ पर कोडरमा में मीका मिलता है इन अबंडेंस के लगने से। और इन अबंडेंस के आने से ये एक सब्जेक्टिविटी आ जाती है। अब हमें इन अबंडेंस पता नहीं कितना हो सकता है, यहाँ पर अगर 1000 ग्राम मिल रहा हो, 100 ग्राम मिल रहा हो, 1500 ग्राम मिल रहा हो, किसको हम अबंडेंस बोलेंगे। हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट थोड़ी ना है।
तो ये एक हमारी ब्रॉड टर्म आ जाती है। देखो इसने इन अबंडेंस बोला, ये नहीं बोला कि 20%, 50%, 60%, 80%, इन अबंडेंस बोला है, ये कितना भी हो सकता है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें इस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ओके, इसमें हमसे करेक्ट पूछा है तो करेक्ट हो जाएगा बी, 2 ओनली। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट्स, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनेमिक चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये कह रहा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा है जिसकी वजह से चेंजेस आ जाएंगे अर्थ सरफेस पर। अब ये देखो कितना ब्रॉड बोल दिया कि चेंज आना चाहिए, कुछ भी चेंज आए, बिल्कुल माइनर सा भी चेंज आ गया ना तो वो चेंज कंसीडर किया जाएगा। पहला कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यस बिल्कुल, रेडिएशन की वजह से बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत सी रेज होती हैं, एक्सरे, गामा रे, ये सारी रेडिएशन है, इससे कोई ना कोई इफेक्ट तो, इससे इफेक्ट तो आएगा ही हमारी अर्थ पर। जियोथर्मल एनर्जी, तो अर्थ के अंदर जो एनर्जी है उसकी वजह से, यस बिल्कुल, अर्थ की एनर्जी की वजह से ही तो ये जो वोल्केनो होते हैं वो हो रहे हैं, और वोल्केनो हो रहे हैं तो अर्थ की सरफेस पर चेंज आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, यस बिल्कुल, लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था, जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट था वो पाइलअप हो जाता है, और पाइलअप होने की वजह से उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा तो वो वापस से ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ये लास्ट क्लास में ही बताया था ना मैंने। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी इफेक्ट होता है। कोई भी माउंटेन है, माउंटेन पे जो इरोजन हो रहा है उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से जो लूज पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड। ठीक है। प्लेट मूवमेंट्स, ऑब्वियसली प्लेट मूवमेंट होने की वजह से हमारी पूरी की पूरी अर्थ बनी हुई है। हम पढ़ते हैं ना कि जो हमारी अर्थ थी पहले वो एक साथ थे सारे कॉन्टिनेंट, बाद में दूर हो गए, तो यस ऑब्वियसली इसकी वजह से चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ द अर्थ, यस बिल्कुल होगा, रोटेशन होने की वजह से क्या होता है, कोरोलिस फोर्स आता है, बताया था मैंने लास्ट क्लास में। और कोरोलिस फोर्स क्या करता है, डिफ्लेक्शन का काम करता है। विंड को वाटर नॉर्थ हेमिस्फेयर में राइट साइड डिफ्लेक्शन करेगा और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन करता है, तो ये भी ऑप्शन आ गया। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यस बिल्कुल, अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे सीजन पर इफेक्ट आता है कि कौन से एरिया पर कितनी हीट आएगी, तो उसकी वजह से सीजन होते हैं तो ऑब्वियसली चेंज आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट अपनी ठीक है, तो अपना ऑप्शन हो गया डी, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें बोला उसने रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज, कि चेंज हो जाए, उसने ये नहीं बताया कि कितने परसेंट चेंज होना है, 10%, 20%, 70%। अगर ये अर्थ है, अर्थ पर कुछ एडिशन हो गया, एक जगह से सोइल उठकर दूसरी जगह पर आ गई तो वो भी तो सरफेस में चेंज हो रहा है, तो ये चीज़ें भी कंसिडर होगी, इसको भी हम चेंज बोलते हैं। तो कोई भी चेंज होगा उसको हम कंसिडर करेंगे, छोटा ही चेंज क्यों ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। काउंटर बंडिंग इज़ ए मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज इन, ये बोल रहा है कि जो ये काउंटर बंडिंग होती है ये सॉइल कंजर्वेशन में यूज़ की जाती है। तो देखो इस क्वेश्चन से एक तो हमें एक इन्फॉर्मेशन ये मिल गई कि काउंटर बंडिंग को हम सॉइल कंजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब ये कहाँ पर यूज़ होती है, देखो जो काउंटर बंडिंग होती है वो टेरेस फार्मिंग पर यूज़ की जाती है। टेरेस फार्मिंग बोले तो कोई हिली एरिया है, हिली एरिया पर जब हम जो क्रॉप ग्रो करेंगे तो डायरेक्टली हम ऐसे तो ग्रो कर नहीं सकते क्योंकि उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा तो वो नीचे की तरफ उसको पुल करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से स्लोप को कट कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर अगर कोई वाटर भी आएगा तो ये क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रुकेगा और अब्जॉर्ब होगा। तो ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है, टेरेस फार्मिंग में यूज़ होता है, जनरली हिल एरिया पर। अब ये हील है, अगर यहाँ से कोई पानी आ रहा है तो डायरेक्टली क्या कर जाएगा, इरोजन कर जाएगा, जो मिट्टी होगी उसको अपने साथ बहा कर ले जाएगा। लेकिन जब हम इसको इस तरह से स्लोप में कट कर देंगे तो ये डायरेक्टली फ्लो नहीं करेगा, ये यहाँ पानी आएगा, यहाँ पर थोड़ा रुकेगा, अब्जॉर्ब होगा। ये जो काउंटर बंडिंग होती है वो कहाँ पर यूज़ की जाती है, टेरेस फार्मिंग के लिए यूज़ की जाती है, हिली एरिया पर। ऑप्शन देखते हैं, डेजर्ट मार्जिन लाइबल टू स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन, नहीं, विंड एक्शन के लिए हम मार्जिन्स लगा देंगे, नहीं, वहाँ पर काउंटर बंडिंग यूज़ नहीं होती है। लो फ्लैट प्लेन्स क्लोज टू द स्ट्रीम कॉजेज लाइबल टू फ्लडिंग, नहीं, ये भी नहीं होता। ये तो ऑलरेडी बोल रहा है कि लो फ्लैट प्लेन्स होगा, फ्लैट वाला ये वाला एरिया होगा, नहीं, यहाँ पर नहीं होती हैं। ये मैंने बताया कहाँ पर यूज़ की जाती है, टेरेस फार्मिंग, मोस्टली हिली एरिया पर यूज़ की जाती है। स्क्रब लैंड लाइबल टू स्प्रेड ऑफ वीड ग्रोथ, नहीं, ये तो आसपास का ही ऑप्शन ही है, तो वीड ग्रोथ की बात कर रहा है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, अपना आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स नाइट्रोजन टू द सोइल, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा होगा जो ऐड करेगा नाइट्रोजन को सोइल्स में। तो देखते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल्स, यस बिल्कुल, ये बोल रहा है कि यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे, जो यूरिया होता है वो भी तो नाइट्रोजन से मिलकर बनता है ना, तो ये ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा। बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, जब हम कोल को बर्न करते हैं तो गैसेज रिलीज होती है, कौन कौन सी गैसेज रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, लेकिन डायरेक्टली नाइट्रोजन ऐड नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, तो ये क्या होती है, डायरेक्टली सॉइल के अंदर ऐड नहीं करती है नाइट्रोजन को। ठीक है, ये गैसेज होती हैं,
तो ये बर्निंग ऑफ कोल नाइट्रोजन ऐड करने का काम नहीं करती सॉइल में, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। डेथ ऑफ वेजिटेशन, यस बिल्कुल ये सही हो जाएगा। जो वेजिटेशन होती है उसके अंदर भी तो नाइट्रोजन होता है ना, तो जब वो डेड हो जाएंगे और क्या होंगे, सॉइल के अंदर ही मिक्स हो जाएंगे और उनके अंदर नाइट्रोजन होता है, तो ये ऑप्शन भी अपना ठीक हो गया। तो इसमें करेक्ट पूछा है तो अपना आंसर आ जाएगा 1 और 3, सी ओनली। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसमें देखो क्या कह रहा है, माइट हैव, क्या होगा। अब ये देखो जो इवोल्यूशन हुआ था वो तो पास्ट फिनोमेना है, अभी हमें कैसे पता लगेगा, हमारे पास थ्योरीज हैं, उनके बेसिस पर ही हम बता सकते हैं कि हाँ इवोल्यूशन हुआ था। और इसमें बोला है माइट हैव कि क्या होगा, कि ये चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं पता कर सकते हैं, ये पास्ट की चीज़ें जो पहले हो चुकी है, और ये ऐसा भी नहीं है कि 10-20 साल पहले की है या 100 साल पहले की, बहुत सालों पहले की बातें हैं ना, तो वहाँ पर हम पास्ट में जाके तो चेक कर नहीं सकते। जनरली इस तरह से जब क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन सही होते हैं, वो ज़्यादा गर्मी हो रही है या ज़्यादा ठंड पड़ने लगी, उससे भी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं, उसकी एनवायरनमेंट में चेंज लिया है, उसकी फूड हैबिट में कोई चेंज आ गया, किसी भी रीज़न से अगर हल्का सा भी चेंज आ जाएगा तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे। तो कॉन्टिनेंट, यस बिल्कुल, कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट होने से बिल्कुल इवोल्यूशन हुआ है। पहले ये माना जाता है कि हमारी अर्थ थी जो, वो सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे, धीरे धीरे ही क्या हुआ है, अलग हुए हैं। अगर अब धीरे धीरे चीज़ें अलग हुई हैं, ये जो एरिया था वो वार्म प्लेस पर था, अब ये मूव करके ऊपर चला गया पोलर रीजन पर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो बहुत कम हो गया, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो आया होगा। तो ये स्टेटमेंट अपना ठीक हो जाता है। ग्लेशियल साइकिल, यस ये बिल्कुल, इससे भी चेंज आए हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यूपीएससी इनको ठीक करवाना चाहता है, इसीलिए वो एक ब्रॉड टर्म दे देता है माइट हैव कि क्या होगा, वो भी एग्जामिनर जो सेट कर रहा है ना वो भी श्योर नहीं है, उसने भी माइट हैव करके पूछा है। तो ये दोनों ऑप्शन अपने ठीक हो जाएंगे, अपना आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2, सी। आगे चलते हैं। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सॉइल इरोजन बताना है किससे एसोसिएटेड है। टेरेस कल्टीवेशन, नहीं बिल्कुल गलत। अभी मैंने बताया था ना ये वाला टेरेस फार्मिंग वाला, कि इसको जो हिल्स होती हैं उसको हम इस फॉर्म में हम कट कर देते हैं, इसमें वाटर एकदम से फ्लो ना करके इधर थोड़ा सा इसको ब्रेक मिल जाएगा, तो जब ये यहाँ पर आएगा तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो अपने साथ सारी चीज़ें बहा ले जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। डिफोरेस्टेशन, यस बिल्कुल, अगर डिफोरेस्टेशन हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, देखो क्या होता है, ये एक लैंड है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, जो पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही एक्सटेंसिव होती है, ये क्या करती है, सॉइल को बाइंड करती है। अगर जब वाटर फ्लो करेगा तो इसकी जो रूट्स होगी वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी, तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। बट अगर हम इन प्लांट्स को ही कट कर दें, डिफोरेस्टेशन कर दें, तो यहाँ पर कोई भी उसको होल्ड करने के लिए नहीं होगा वाटर को, और ये पानी अपने साथ सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर को अपने साथ फ्लो करके ले जाएगा, बहा के ले जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपनी ठीक हो जाएगी। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्लाइमेट वाले रीजन में पढ़ते हैं ना, ट्रॉपिकल रीजन होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एरिया होता है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो इस एरिया में क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है और प्रेसिपिटेशन भी अच्छी होगी। जब प्रेसिपिटेशन अच्छी होगी तो यहाँ पर प्लांट ग्रो करेंगे, तो यहाँ पर फॉरेस्ट वाले एरिया भी ज़्यादा पाए जाएंगे, और जहाँ पर फॉरेस्ट होगा वहाँ पर सॉइल इरोजन नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट भी अपना गलत हो जाता है। और इसमें करेक्ट पूछा है तो अपना आंसर आ जाएगा बी, 2 ओनली। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सैंड इज ए माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। ये स्टेटमेंट अपनी ठीक हो जाती है, जो सैंड है वो माइनर मिनरल में कंसिडर की जाती है, तो पहली स्टेटमेंट अपनी ठीक है। इसको आप एक फैक्ट की तरह याद कर सकते हो, जो सैंड है वो माइनर मिनरल होती है। स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल्स, बट द पावर्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है। देखो कितनी एब्सर्ड सी चीज़ बोली हुई है कि स्टेट गवर्नमेंट लीज दे सकता है, लेकिन जो उसकी पावर होगी रूल वगैरह बनाने से रिलेटेड वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है, एक तरफ तो हम उसको पावर दे रहे हैं और दूसरी तरफ से पावर ले रहे हैं। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट आती है ना, ये बोल दे कि कोई भी जो बॉडी है, कोई अथॉरिटी है, वो एक काम तो कर सकती है लेकिन दूसरा काम नहीं कर सकती, तो मोस्टली इन केसेस में वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लीज ग्रांट करने की, तो ऑब्वियसली उनके पास ये पावर क्यों नहीं होगी, ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है। आगे देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ द माइनर मिनरल्स। यस बिल्कुल, जब स्टेट गवर्नमेंट के पास लीज ग्रांट करने की पावर होगी, उसके पास ये पावर भी तो होगी ना कि वो इलीगल माइनिंग को के लिए रूल बना सके, तो ये स्टेटमेंट अपनी ठीक हो जाएगी। अब अपन से पूछा है करेक्ट, तो अपना आंसर हो जाएगा 1 और 3 ए। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स।
बेंटोनाइट, क्रोमाइट, केनाइट, सिलेमाइट। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल। देखो इन क्वेश्चंस में जिसमें मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स पूछे जाते हैं, या तो आप इनको याद कर लो, अगर आपको ये क्वेश्चन स्किप करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट नहीं कर सकते, हमें स्किप करने ही पड़ेंगे। तो अगर आपको याद नहीं आता है उस वक्त तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। देखो मेजर मिनरल्स कौन से होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं जो बहुत ही जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, उनको हम मेजर मिनरल्स बोलते हैं। मेजर मिनरल्स वो नहीं होते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा पाए जा रहे हैं उसको मेजर मिनरल्स बोल रहे हैं, वो नहीं होते हैं। मेजर मिनरल्स वो होते हैं जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4 डी। ये ना रोट लर्निंग वाली चीज़ें होती हैं, ये आपको लास्ट में जब आप प्रीलिम्स देने जाओगे तो उससे पहले आप पूरी की पूरी लिस्ट पर एक बार नज़र मार लेना, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मिनरल से रिलेटेड, कौन से मेजर है कौन से माइनर है। अगर आपको ये स्किप करना हो तो आप कर सकते हो स्किप, क्योंकि इसके चांसेस है स्किप करने के। इससे पहले जो क्वेश्चंस करें उनको हम स्किप नहीं कर सकते, वहाँ पर हम अपनी कोई ना कोई साइड बाई नॉलेज लगाकर चीज़ें कर ले जाएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट पूछे हुए हैं। आगे चलते हैं। द ब्लैक कॉटन सोइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू द विदरिंग ऑफ। हमें बताना है कि जो ब्लैक कॉटन सोइल है वो कैसे बनी है, कौन सी रॉक की विदरिंग से बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रीजर वोल्केनिक रॉक्स। अच्छा मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ आपको ब्लैक कॉटन सोइल से रिलेटेड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगूर सोइल और ब्लैक सोइल। ये डीप ब्लैक और ग्रे कलर की होती है। इसका ब्लैक कलर होता है किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। इसकी जो पेरेंट रॉक है वो कौन सी है, बसाल्टिक रॉक। इसके अंदर कौन से मिनरल्स पाए जाएंगे, इसके अंदर लाइम पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा, एल्युमिनियम पाया जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाएगा। लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नहीं पाया जाता है और ना ही इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर पाया जाएगा। इसका नाम ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों पड़ा है, क्योंकि ये कॉटन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ओके, ये क्या करती है, जो मॉइस्चर होता है ना उसको काफ़ी टाइम के लिए रिटेन कर पाती है, इसीलिए इसको सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी बोल देते हैं या सेल्फ ब्लोइंग सॉइल भी बोल देते हैं। देखो जब ये वेट होती है ना तो ये थोड़ी स्टिकी स्टिकी दिखेगी, लेकिन जब ये ड्राई हो जाएगी तो इसके अंदर क्या हो जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ब्लैक सॉइल से रिलेटेड। आगे चलते हैं। अभी जो भी क्वेश्चन आएंगे वो रोट लर्निंग वाले होंगे। देखो सिंपल सी बात है, इन क्वेश्चंस के लिए अब हमें रट्टा मारना पड़ेगा और जो चीज़ें कॉन्सेप्ट से हो जाएगी हम वो देख लेंगे, बाकी ऐसी जगह पर रोट लर्निंग काम आती है। सो आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा। हाउ मैनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब हमें इनमें से बताना है कि कितने स्टेट हैं को हम टी प्रोड्यूसिंग स्टेट बोलेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केरला, हिमाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा। देखो जनरली हम देखते हैं जहाँ पर भी टी को ग्रो किया जाता है मोस्टली हम देखते हैं कि वो हिली रीजन में ग्रो किया जाता है। टी के लिए कौन कौन सी कंडीशंस ज़रूरी होती हैं, देखो इसके लिए ना मैं एक ट्रिक बताती हूँ जो मैंने याद की थी खुद। मैंने टी को एंड कॉफ़ी को एक साथ याद किया था। ये चीज़ें सिर्फ याद करने के लिए है, मेरे को ईजी लगी तो मैंने इस चीज़ को बनाया था। कुछ ऑब्जर्वेशंस थी उनसे ही रिलेटेड मैंने अपनी ट्रिक बना ली थी। देखो जब भी हम चाय बनाते हैं तो उसके अंदर पानी होता है ना, पानी और दूध मिलता है तब हम चाय बनाते हैं। तो मैंने क्या याद किया था कि जो टी होती है उसके अंदर हाई रेनफॉल चाहिए होती है हमें एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी प्योर मिल्क से बनती है ना, कॉफ़ी के अंदर हम पानी नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एज़ कम्पेयर टू टी यहाँ पर कम पानी चाहिए होता है, कम रेनफॉल चाहिए होता है, टी में हाई रेनफॉल चाहिए होती है। दूसरा देखो जब हम कॉफ़ी बनाते हैं ना तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, बॉयल हो जाती है, और टी के अंदर क्या होता है, पानी होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लगाती है बॉयल होने में। तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, बॉयल हो जाएगी। तो ज़्यादा जल्दी बॉयल होने के लिए हमें टेम्परेचर क्या चाहिए होगा, ज़्यादा। तो जो कॉफ़ी होती है उसका हाई टेम्परेचर होता है एज़ कम्पेयर टू टी। ठीक है, तो टी की क्या कंडीशन होती है, उसको हाई रेनफॉल चाहिए होती है और मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए।